नमस्कार, जीएनबी न्यूज़ 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज अख्तर। आज मैं मौजूद हूँ जनपद महाराजगंज बृजमनगंज ब्लॉक के सोनाबंदी गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं शैलेश कुमार जी, जो कि आध्यात्मिक और चिकित्सक क्षेत्र में इनको यहाँ पे पूरे क्षेत्र में इनको जाना जाता है। ये गुजरात में एक लेक्चरर भी हैं और पढ़ाते भी हैं, लोगों को योग और साधना भी सिखाते हैं। आइए आपसे जो है रूबरू करवाते हैं। आप हमारे जनता को बताइए कि आप योग और ये चिकित्सा क्षेत्र में और क्या क्या सिखाते हैं लोगों को। जी, सभी को नमस्कार। और मेरा यह सौभाग्य है कि आज इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में कुछ कहने का मौका मिल रहा है। बेसिकली मैं रहने वाला हूँ जिला महाराजगंज, बृजमनगंज ब्लॉक, सोनाबंदी ग्राम से। और मेरा जो फील्ड है वह अध्यात्म, योग और चिकित्सा। अभी वर्तमान समय में मैं अहमदाबाद में एक लकुलिश योग विश्वविद्यालय है जहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। साथ ही साथ वहीं से हमारी चिकित्सा काफ़ी कार्य हो रहा है। अहमदाबाद में ही एक सेंटर है जो स्पंदन योग स्कूल करके है, जहाँ पर मैं कार्यरत हूँ और वहाँ से मैं चिकित्साएं भी देता हूँ। बेसिकली मैं चिकित्सा एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में देता हूँ और योग में हम जो भी विषय है योग से संबंधित यूजीसी नेट की भी तैयारी कराना और साथ ही साथ योग से संबंधित और भी जो लोगों की जानकारी जानने की एक इच्छा होती है, ऐसे लोगों को हम योग के क्षेत्र में भी मतलब एक तरह से ज्ञानार्जन करते हैं। जी। तो सर, वहाँ पे जो आप सिखाते हैं वहाँ पे कितने स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं लमसम? अब विश्वविद्यालय स्तर पे आप समझ सकते हैं कि कम से कम 100-200 ऐसे करके मतलब विद्यार्थी होते हैं एक मतलब क्लासरूम में। तो वहाँ जो भी क्लासेज में पढ़ाई जाती है तो इतने लोग जुड़े हैं। बाकी अलग से मेरी जो थेरेपी चलती है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और अभी भी मेरी ऑनलाइन क्लास चलती है नाइट में, जिसमें मैं फ्री में सेवाएं देता हूँ लोगों। सर, आपका ऑनलाइन जो क्लास आप चलाते हैं ये यूट्यूब पे चलाते हैं? नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं चलता है ऑनलाइन, ये बाई गूगल मीट के माध्यम से चलता है। और यूट्यूब का आपका कुछ चैनल वगैरह है जहाँ से लोगों को आप मैसेज दे रहे हैं? जी, मेरा एक चैनल का नाम है एक्यूप्रेशर विद शैलेश, जहाँ पर मैं कभी कभी जब बीच में समय मिलता है तो छोटे मोटे वीडियोज़ बना देता हूँ, जिसके माध्यम से लोगों को घर बैठे ही, मान लीजिए कमर दर्द की किसी को समस्या है, घुटने का दर्द है और पेट में गैस बनता है, अचानक सिर दर्द होता है, तो ऐसे समस्या के लिए व्यक्ति कहाँ जाए। और अचानक यदि ये रात को होता है तब तो ज़्यादा परेशान हो जाता है व्यक्ति। इसलिए ऐसे लोगों के लिए मैंने उस चैनल पे छोटे मोटे शॉर्ट रील करके मैं अपलोड करता हूँ बीच बीच में, और लोग देखते हैं और चिकित्सा करते हैं। अच्छा खासा उनको रिस्पांस मिलता है। और बाकी कुछ लोग बाई कांटेक्ट भी हमें कनेक्ट करते हैं अपने आप से, और जो जानकारियाँ लेनी रहती हैं मैं निःशुल्क उनको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। जी। तो सर, ये क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हैं, कितने दिन से काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में मैं आज मान के चलिए 7-8 साल से ज़्यादा समय हो गया, इसलिए क्योंकि अध्यात्म से जुड़ने के साथ साथ मेरा योग प्रारंभ हो गया था। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज से हुई, जहाँ से मैं क्लास 7वीं से ही योग कक्षा करता था निरंतर। और योग के साथ साथ जुड़ने के कारण मैं थोड़ा सा सेवा भावी भी हो गया। पूजा पाठ करना, अध्यात्म में रुचि लेना, ये हमारा एक तरह से एडिशनल विषय भी था और रुचि भी उसमें था। तो सर, आपके घर वाले कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन कर रहे थे या नहीं? नहीं, घर वाले तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, लेकिन जब मैं यूजी पीजी करने के लिए हरिद्वार गया तो हमारे गांव के लोगों का अभी भी मानना है कि ये लड़का करता क्या है। लोगों को ये लगता है पंडित जी हैं, और धोती कुर्ता में कभी कोई देख लेता है तो उन्हें यही लगता है पंडित जी हैं, इनको बस कथा मंत्र वंत्र बोलने आता है। तो एक मैं छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, कि जिस विधा से मैं जुड़ा हूँ वो कोई जादू या फिर चमत्कारी विद्या नहीं है। यह पूरी तरह से साइंटिफिक है, जिसको एक्यूप्रेशर के नाम से जाना जाता है। और आगे जब आप देखेंगे तो ये एक्यूपंक्चर के रूप में और एडवांस के रूप में कार्य करता है। एक बार की बात है, घर पे मैं आया हुआ था तो चाचा जी मेरे हैं जो कि PWD विभाग में हैं, और उन्हें आँखों से पानी आता था। आँखों से पानी आने का मतलब वो अनायास आँखों में पानी भर जाता था। तो बहुत दिनों से परेशान थे। 2 दिन 1 हफ्ते पहले वो एक आई ड्रॉप लेके आए थे।
और आई ड्रॉप डालने ही वाले थे आँखों में, और जब उन्हें पता चला कि मैं भी आया हूँ, तो कहीं से सुने होंगे कि मैं कुछ चिकित्सा भी करता हूँ, ऐसा करके कुछ मैग्नेट वैग्नेट लगाता हूँ हाथ में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा शैलेश थोड़ा बताओ, मेरे आँखों में पानी भर जाता है, कैसे क्या करना है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर को दिखाए आप? तो उन्होंने कहा हाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दवा लाए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आई ड्रॉप लाया हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है, इस आई ड्रॉप को आज मत डालिएगा अपने आँखों में, मैं कुछ मैग्नेट लगा रहा हूँ। तो सुजोक एक्यूप्रेशर के अनुसार से अंगूठे में जो उसका मैग्नेट लगाने का स्थान होता है आँखों का, मैंने स्टार मैग्नेट लगा दिया और टेप से लगा दिया। फिर शाम तक जब वह आए वापस, तो उसके बाद कह रहे हैं कि आज तो मेरे आँख में आंसू भरा ही नहीं। तो उन्हें इतना ज़्यादा चमत्कार लगा। फिर वो उस दिन जाने कि 6-7 साल से लड़का बाहर रहता है, करता क्या है, तो उन्हें लगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग रूप में देखते हैं, क्योंकि मैं पूरी तरह से सनातनी हूँ और सनातनी वेशभूषा को धारण करके मुझे सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस होता है। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि धोती कुर्ता में चंदन लगा के, जो हमारा वेशभूषा है स्वभावतः है, ऐसे स्वभावतः वेशभूषा में जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस क्षेत्र में मैंने सुना है सर, आप म्यूजिक के में भी आप बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं और म्यूजिक का आपको काफ़ी ज्ञान है। आप जो है भजन वगैरह भी गाते हैं। आप उसके बारे में कुछ बताएंगे हमारी जनता को? जैसे कि आपने जब संगीत का नाम लिया, तो संगीत वैसे अपने आप में एक ऐसी विद्या है और जिसको साक्षात समस्त देव परिवार भी इसको पसंद करते हैं, और देवताओं का भी हर प्रकार से संगीत से लगाव रहा है। हमारे वैदिक परंपरा में भी देखा गया तो संगीत से हमारी वैदिक परंपरा भी जुड़ी हुई है। और ठहरे हम योग के विद्यार्थी, तो घेरंड संहिता में भ्रामरी परिणाम का जहाँ वर्णन है, तो वहाँ पर एक श्लोक आता है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि सबसे जो उच्च साधना है जीवन की, सबसे उच्च साधना, उसको कहा गया है संगीत साधना। वहाँ जप का भी नाम आया है, तप का भी नाम आया है, लेकिन इन सभी से 100 गुना अधिक अगर कोई सब उच्च साधना है तो संगीत साधना कहा गया है। इसलिए जब भी आप संगीत गुनगुनाएंगे तो आपके बहुत प्रकार की जो मानसिक बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अब अलग अलग संगीत के विषय अलग अलग प्रकार के बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है, और उस पर ऑलरेडी बहुत सारे मतलब रिसर्चर्स रिसर्च भी किए हैं किस राग से कौन सी बीमारी दूर होती है। खैर मैं सुनना पसंद करता हूँ, गाना भी पसंद करता हूँ, और मैंने प्रभाकर भी इसमें किया हुआ है, बट प्रोफेशन में मेरे ये नहीं है। और बेसिकली चिकित्सा ही है मेरा प्रोफेशन, उसी में हम पूरी तरह से कार्य करते हैं, बट पसंद करते हैं संगीत भी जी। तो सर आप कुछ भजन जो आपका बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप सुनाएंगे? एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों के चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आवाज़ है सर। सर अच्छा ये बताइए आप, यहाँ पे क्लास भी चलता है आपका? कोचिंग क्लास चलाते हैं यहाँ पे योग साधना के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं घर बहुत कम आता हूँ, तो अभी यहाँ 2-3 दिन के लिए आया था, और मेरी कल ट्रेन है तो मैं कल निकल जाऊँगा अहमदाबाद के लिए। सारी कक्षाएं मेरी वहीं चलती हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑनलाइन निःशुल्क सेवा 9 बजे से 10 बजे तक गूगल मीट के माध्यम से होता है, जिसका लिंक या फिर लोग जुड़ना चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। शैलेश कुमार सर्च करेंगे
एक्यूप्रेशर, आप एक्यूप्रेशर विद शैलेश गूगल पे भी चेक करेंगे तो आपको मेरे चैनल आ जाएंगे, तो वहाँ से आपको एक तरह से मैसेज मिल जाएगा कि कैसे कनेक्ट होना है। अगर आप एक्यूप्रेशर के बारे में रुचि रखते हैं, योग के बारे में रुचि रखते हैं, तो आपको बहुत सारे मैटर वहाँ से मिल सकता है। तो सर इसका फीस वगैरह भी कुछ चार्ज करते हैं आप? नहीं, अभी तो कोई फीस नहीं है उसका। भविष्य की बात हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जो सीखना चाहते हैं और उसको प्रोफेशन में लाना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं, रोजगार के लिए सीखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोर्स है हमारे पास। जो कोर्स डिजाइंड है वो कोर्स में इनरोल करते हैं, उनको कोर्स कराया जाता है, बाकायदे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और मैं जुड़ा हूँ एस्पस प्रयागराज, जो कि मेन सेंटर है एक्यूप्रेशर का, और काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है एस्पस प्रयागराज। वहाँ के जो अभी अध्यक्ष हैं आदरणीय जेपी अग्रवाल सर, जो कि काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उन्हीं से हम जुड़े हैं। और जो नहीं सीखना चाहते हैं, केवल उनको चिकित्सा चाहिए और अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं बिना किसी औषधि के प्रयोग से, तो ऐसे लोगों के लिए मैं यूट्यूब के माध्यम से शॉर्ट वीडियोज़ मतलब अपलोड करते रहता हूँ। लोग देखते हैं, हाई बीपी, लो बीपी, उसके अलावा कमर दर्द, घुटने का दर्द, आई साइड प्रॉब्लम, हेडक, एसिडिटी, कंस्टिपेशन, बहुत सारे बीमारियां जो है, इनके लिए आप 1 मिनट की वीडियो देख के अपना आप पॉइंट जान लीजिए, उस पॉइंट को प्रेशर दे के आप इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि आजकल माहौल जो चल रहा है, आज इन सब पे लोग भरोसा नहीं करते हैं, ज़्यादातर दवाओं पे ही टिके हुए हैं। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जनता को? बस हम इतना ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि आप कुछ साधारण, कुछ बेसिक चीज़ें जाने अपने बारे में, जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया तो आप घर के बहुत सारे नुस्खे हैं, उसको अप्लाई करके भी ठीक हो सकते हैं, काढ़ा बना के ठीक हो सकते हैं, उसके लिए मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि काढ़ा बना के पियो, आप सुबह उठो, प्राणायाम करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर इसको सजेस्ट करते हैं। लेकिन क्या है, बीमारी व्यक्ति खुद पालता है, वो चाहता है शॉर्टकट लाइफ मुझे जीना है, एक टैबलेट दे दीजिए डॉक्टर साहब, मेरा सर्दी जुकाम दूर हो जाए। जबकि डॉक्टर साहब कई बार सजेस्ट करते हैं, देखिए इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दवा खाने की, आप गर्म पानी पीजिए, सुबह टाइम से उठिए, टाइम से सोइए और थोड़ा ठंडी चीज़ें नहीं खाइएगा, ये सारे डॉक्टर बताते हैं। तो पेशेंट क्या हो कि वो शॉर्टकट ज़्यादा चाहता है चीज़ों को लेके, तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप योग, एक्यूप्रेशर और वैकल्पिक चिकित्सा को भी अप्लाई करिए अपने जीवन में। और जहाँ ज़रूरत पड़े मेडिसिन की, जहाँ ज़रूरत पड़े आपको एलोपैथी की, तो वहाँ के भी जो डॉक्टर एक्सपर्ट लोग हैं उनसे भी आप परामर्श लीजिए। दूसरी चीज़, कभी भी मैंने किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहा कि आप मेडिसिन बंद कर दीजिए, आप मेडिसिन का प्रयोग करिए, एक्यूप्रेशर का भी प्रयोग करिए और योग भी करिए। आपका बीमारी दूर हो, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। मेडिसिन से दूर हो रहा है, आयुर्वेद से दूर हो रहा है, एक्यूप्रेशर से दूर हो रहा है, या फिर किसी और विधा से हो रहा है, इसका उतना ज़्यादा विषय पेशेंट के लिए नहीं है। उसका ठीक होना, और हम सारे जितने भी पैथी से लोग जुड़े हुए हैं, चिकित्सक, डॉक्टर जो भी हैं, उन सबका उद्देश्य है कि पेशेंट का बीमारी दूर हो। कैसे सर कहीं ना कहीं सर बीमारी कहाँ से उत्पन्न होता है? कैसे आजकल लोगों को हर एक 100% में से कहीं 95% लोग बीमार चल रहे हैं, उसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जैसे बीमारी का सबसे मूल कारण है हमारा लाइफ स्टाइल, ठीक है ना। हम जीवन जीने की पद्धति नहीं जान पाते हैं, कब सोना है, कब जगना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कारण होती हैं बीमारी फैलाने का। आजकल साफ सफाई का भी लोग ध्यान नहीं रखते हैं, आसपास की गंदगी फैलाए रहते हैं, जिस कारण से भी बीमारी होती है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बीमारी आजकल बच्चों को आई साइट की भी आ जा रही है, बच्चों के मेंटल लेवल की आ जा रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण मोबाइल भी होता है, क्योंकि आज जो पेरेंट्स होते हैं उनको सरल समाधान लगता है कि बच्चे को मोबाइल दे दो और तमाम प्रकार की समस्याओं से छुट्टी। एक बार रील चालू कर दिया तो दिन भर रील चलाया जा रहा है। अब उसका प्रभाव क्या है, उसके आंखों पे आ रहा है डायरेक्ट, और जो इसके रेज होते हैं आंखों पे जाती है तो आंखों पे इफेक्ट डालता है, तो लाइट इसकी कम होती है, कम दिखने लगता है, आंखों से आंसू आना, आंखों में जलन होना, ये तमाम प्रकार की चीज़ें बनने लगती है। और लड़के बताते नहीं हैं,
बताएंगे तो मोबाइल से दूर हो जाएंगे वो। तो ये बीमारी लंबे समय तक बनते बनते बहुत बड़े बीमारी का रूप ले लेती है, और जिस कारण से कभी कभी लोगों को चश्मा भी लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें हमारे घर के जो सदस्य हैं, और ख़ास करके छोटे बच्चों को आज ज़रूरी है कि आप उनको पूरी तरह से मोबाइल से दूर करें। जैसे भी संभावना बने आप बनाइए, खिलौने की तरफ उनका ध्यान आकर्षण करिए, और जो भी फिजिकल चीज़ें बनी हुई है खिलौने, उनकी तरफ उसको ध्यान आकृष्ट करिए और उससे खेलें। शारीरिक हिष्ट पुष्ट हों, बाकी उसकी तरफ न जाएं, मोबाइल की तरफ न जाएं, नहीं तो उनका जो है भविष्य बहुत ही ज़्यादा अंधकार में, संकट में पड़ जाएगा। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि आप शाकाहार में और मांसाहार में जो है क्या अंतर है, और इसको खाने से जो है बोलते हैं कि लोग मांसाहार नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में विटामिन नहीं आएगी, ताकत नहीं मिलेगी, इसके बारे में आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए ये जो विषय है इस पे कंट्राडिक्शन चलता रहता है ना। इस पे लोगों का मतभेद, लोगों का विचार आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी देखे होंगे। और लेकिन मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहूँगा कि हम किस धर्म से हैं ये मायने नहीं रखता है, बट एक धर्म तो सबका है, वो है इंसानियत का धर्म, ठीक है ना। और इंसानियत धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी कुछ भी नहीं होता है ना। उसमें हम एक जीव हैं। दर्शन की भाषा में अगर हम बात करें तो हम एक जीव हैं, ठीक है ना। तो उस जीव का क्या कर्तव्य है कि दूसरे जीव को किसी भी प्रकार से कोई दुख न दे, ठीक। अब दुख देने की बात तो दूर, अगर हम उसको खाने के लिए उसको आहार बनाते हैं तो ये तो बहुत ही एक तरह से उच्च लेवल की गलती कर रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी एक बकरी के बच्चे के पास जाएंगे, 2-4 मिनट 10 मिनट उसके साथ बिताएंगे, उसके बाद से वो बकरी का बच्चा आपके शरीर को जीभ से स्पर्श करने लगता है, आपके शरीर से अपना शरीर रगड़ने लगता है, और उसको इतना आनंद आता है। और सच बता रहा हूँ, आप लोग जरूर करिएगा, आपको भी आनंद आएगा। आपके घर में, आपके गांव में आसपास कहीं गाय है, गाय का बछड़ा है, उसके साथ जाते हैं तो उसके साथ लोग सेल्फी लेना चाहते हैं, उसके साथ 5-10 मिनट बिताइए, और उसमें भी आपको इतनी आनंद की अनुभूति मिलेगी हम बता नहीं सकते हैं। एक चीज़ और, गाय से संबंधित बात आई तो मैं बताना चाहूँगा, विदेशों में काऊ के पास, गाय के पास जाकर लोग तनाव से मुक्त हो रहे हैं, डिप्रेशन उनका दूर हो रहा है, और उसके लिए बाकायदा वो चार्ज दे रहे हैं। बट यही है ना कि मतलब हमारे देश में, भारत में गाय को माता कहा जाता है, और इसकी लोग कहते हैं वैल्यू उतना नहीं दे पाते हैं, जिसको विदेश में एक आय का माध्यम बनाया जा रहा है, और वो भी रोगों को दूर करने के लिए। लेकिन हम, हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल है, उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। सर अवेलेबल तो है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं देखिए जिला भी नहीं रहे हैं लोग, और किसानों का खेत जो है नष्ट हो जा रहा है, और इसका कारण जो है खुद हम ही हैं, खुद हम ही हैं। इसके बारे में आप ज़रा जनता को बताइए कि अगर हम जिलाना छोड़ दें, हम जिलाना छोड़ दें तो ये भागेंगे कहाँ जाएंगे? जंगल से आखिर खेत में ही आएंगे अपना पेट भरने के लिए। इससे नुकसान हो रहा है किसानों को। जैसे कि आपका जो ये प्रश्न है वो बहुत सही प्रश्न है, और लोगों तक मैं अपने विचार रखना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, अगर किसी भी चीज़ की जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो आपको उसको अगर अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे, जैसे अगर गाय की संख्या बढ़ रही है तो अगर हर घर में एक गाय का पालन किया जाए तो एक गाय का पालन करके उसको खिलाने पिलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। देखिए आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से बीमार है, ठीक है। तो उसको बीमारी आई कहाँ है उसके पास, ये वो स्वयं जानता है। क्योंकि अगर आप उनसे बात करेंगे कि भाई आपको सर्दी जुकाम क्यों हो गया, तो बताएगा कि कल रात को मैं 2 बजे तक जो है जगा ठंडक में, और ठंडा पानी पी लिया, जिस कारण से सर्दी जुकाम हो गया। मैं एक उदाहरण आपको बताया कि जितनी भी बीमारियां होती हैं कहीं न कहीं व्यक्ति उससे परिचित है, ये बीमारी क्यों हुई, इसके पीछे कारण क्या है। बस हम आप लोग को
उन चीज़ों को बताएंगे कि जो आप घर पे रहते हुए अपनाएं अपने जीवन को, और अपने जीवन में जो आने वाली बीमारियां हैं उनसे कैसे अपने आप को बचा पाएं, उसमें ये काम आएगा। सबसे पहले तो आपका दिनचर्या ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके सोने का टाइम फिक्स रहेगा, टाइम निश्चित रहेगा, तो आपको जगने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप प्रयास करिए कि कम से कम 10:30 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी नींद 4:30 बजे तक खुल जाएगी, है ना। तो इसलिए आप प्रयास करिए कि 10:30 बजे तक सो जाइए। और कहा भी जाता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेक्रेशंस होते हैं हार्मोन्स के और उसके अलावा केमिकल्स के। तो इन केमिकल्स में जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स रहता है वो कहा जाता है 9 बजे के बाद एक्टिव होता है और 11 बजे तक एक्टिव रहता है। और 9 से 11 के बीच में यदि आपको नींद आ जा रही है तब तो आपको प्रॉपर नींद आएगी रात में। अन्यथा अगर 11 बजे के बाद भी आप जगे हुए हैं तो नींद आ पाना, अच्छी वाली नींद संभव नहीं है। फिर आप करवटें बदलते रहेंगे रात भर, बट आपको अच्छी नींद नहीं आने वाली है। अब नींद हमें रात में अच्छी आई या बुरी आई ये कैसे पता करेंगे? यदि आप प्रातःकाल जब सो के उठते हैं, शरीर में अंगड़ाई लेते हैं, उस समय किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं दिख रहा है और आपको अंदर से भी खुशी लग रही है, बाहर से भी खुशी लग रही है, मस्त लग रहे हैं आप, तो समझ लीजिए आपकी नींद कंप्लीट हुई है। चाहे 2 घंटे का हो, चाहे वो 8 घंटे का हो, तब नींद पूरा हुआ है। अन्यथा शरीर में दर्द बना रहे तो इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो इसके साथ साथ आप सुबह जब उठते हैं तो योग व्यायाम, आज योग व्यायाम में तो काफ़ी क्रांति हुई है हमारे देश के माध्यम से, और इन क्रांतिकारों को सबसे ज़्यादा हम प्रणाम करते हैं। आप सभी लोग को प्रणाम करना चाहिए जिनके माध्यम से वो विद्या हम लोगों तक पहुंची, और वो सनातनी है, वह वैदिक परंपरा को जो निर्वहन करते करते इसको भी हम लोग के सामने रखें, और जिससे हम लोग को रूबरू होने का एक मौका मिला, तो उसे हमें करना चाहिए प्रतिदिन। अगर 1 घंटे प्रतिदिन योग व्यायाम करते हैं आप, तो आपका उसमें पूरे शरीर की शुद्धि हो जाती है। कहते हैं हम शरीर का ऊपर से शुद्धि तो कर लेते हैं स्नान करके, तेल साबुन लगा के, है ना, लेकिन शरीर के इंटरनल की शुद्धि कैसे होगी, आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, ये सब विधाएं हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने पूरे जीवन को खपाकर हम लोगों को पुरस्कार स्वरूप दिया है। तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहिए। आप निश्चित रूप से स्वस्थ होंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी आपको नहीं होगी। तो सर जैसे मान लीजिए कि जो है सोने का भी तो व्यायाम होता होगा, जैसे ध्यान लगाइए जल्दी नींद आ जाएगी। हाँ, इंद्रियों को अपने बस में करके जो है जल्दी निद्रा आ सकता है जल्दी। इसमें एक बात आती है योग निद्रा की। योग निद्रा का मतलब ये होता है कि अगर आप सच में योग जीवन जी रहे हैं तो आपको नींद की समस्या तो नहीं होने वाली है। क्योंकि क्या होता है, फिर जब योग के लाइफ स्टाइल हो जाती है हमारी, तो सारे ऑर्गन्स जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं उनका भी एक डिसाइडेड टाइम शेड्यूल है। ठीक है ना। बाहर जैसे लोगों के रिलेशनशिप है, एज इट इज हमारे अंदर के ऑर्गन्स के भी बीच रिलेशनशिप है। ऐसा आप एक्यूप्रेशर में कहीं देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो उसी प्रकार से हम उनको डिस्टर्ब ना करें जब जिसका टाइम शेड्यूल बंधा हुआ है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे प्रातःकाल 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके लार्ज इंटेस्टाइन का टाइमिंग होता है। अगर 5 से 7 के बीच में आप प्रातःकाल फ्रेश हो जाते हैं तो आपको कब्ज कभी नहीं होगा। लेकिन अगर 5 से 7 के अलावा आप 7 के बाद अगर फ्रेश होने का प्रयास करते हैं तो एक न एक दिन आपको कंस्टिपेशन तो होना ही होना है। और जब कंस्टिपेशन हो जाएगा उसके बाद आपको अल्सर हो सकता है, बवासीर की समस्या हो जाएगी, गैस, एसिडिटी और भी बहुत सारे आपको दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आप प्रयास करिए कि सुबह 5 बजे तक, 5:30-6 बजे तक आप फ्रेश हो जाइए, अपने पेट को साफ कर लीजिए, है ना। तो इस प्रकार से अपने दिनचर्या में इसको डाल के आप स्वस्थ रह सकते हैं। योग निद्रा के बारे में सर कुछ डिटेलिंग में बताइए, ताकि किसी को, बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद ही नहीं आता है। देखिए, जो योग निद्रा है, योग में जब आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, मान के चलिए जब आपकी प्रैक्टिसेस प्रारंभ होती है और प्रैक्टिस करने के बाद
2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जब आपको बीत जाता है और उसमें बीच बीच में आप प्रैक्टिसेस करते रहते हैं योग निद्रा की, तो जाके इसका थोड़ा बहुत अनुभूति होता है। क्योंकि अब डायरेक्ट आप योग निद्रा करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा, आपको वो निद्रा नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको योग के वर्कआउट करने हैं। प्रातःकाल और सायंकाल में कम से कम आधे घंटे 1 घंटे आपको ये करना है। उसके बाद फिर योग निद्रा के बहुत सारे आपको मतलब ऐसे माध्यम, जैसे संगीत एक माध्यम हो गया, उसमें आप संगीत में म्यूजिक लगाकर पहले उसमें अपने आप को फील करें, अपने ऊर्जा को फील करें कि हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में संचरित हो रही है। नकारात्मक जो ऊर्जा हमारे शरीर की वो श्वासों के माध्यम से बाहर जा रही है, और जब श्वास आप लेते हैं तो वातावरण में ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर जा रही है। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको प्रैक्टिसेस करेंगे तो आपको अपने आप अपने इंद्रियों पे, अपने समस्त शरीर पे नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा, और फिर योग निद्रा आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रही बात योग निद्रा की विस्तृत जानकारी, वह इतने कम शब्दों में नहीं हो सकती है, बस आप उसका स्टार्टअप कर सकते हैं म्यूजिक के जरिए से। बहुत अच्छा। संगीत के माध्यम से। संगीत के बारे में पहले ही मैंने बता रखा था कि ये बहुत उच्च विद्या है, बहुत उच्च साधना है, ये देवताओं की साधना है। देवताओं का मतलब ये हुआ कि जो सब कुछ छोड़ के अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना दिए हैं, सिर्फ देना जानते हैं, ऐसे लोगों को देवता कह रहे हैं। हम किसी दूसरे ग्रह, दूसरे नक्षत्र के देवता की देवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर केवल त्याग की भावना है, केवल वो देना जानते हैं समाज में, ऐसे देवताओं की बात कर रहे हैं। तो आपको भी देवता बनना चाहिए। बाकी का जानकारी आप शैलेश कुमार फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके जुड़ के इनको यूट्यूब के जरिए से आप इनको देख के सीख सकते हैं। और कुछ हमारी जनता को बताएंगे सर? नहीं, बाकी तो सब मैंने बता ही दिया, और सभी लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और प्रसन्न रहें। और अंततः बस एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि आप अगर किसी के मुस्कुराहट की वजह नहीं बन सकते हैं तो आप उनको कहीं न कहीं दुख का वजह न बने, और यदि आप प्रसन्न हैं तो अगला अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए दुनिया को अपना दुख दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपना दुख अपने पास रख के दुनिया को आप थोड़ा सा खुशी माहौल दे सकते हैं, तो इससे उत्तम आपके जीवन का कोई उपहार नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे शैलेश कुमार जी। और बाकी डिटेलिंग में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनके इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी, यूट्यूब पे जाकर सर्च करके आप देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता है। कैमरामैन शोएब अख्तर के साथ परवेज अख्तर की रिपोर्ट, GNB News 7। धन्यवाद।